हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी, वैद्युत फ्लक्स के बारे में जान लिया था और इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में जान लिया था। आज हम लोगों को जानना है डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, तथा हम लोग जानेंगे अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जानते हैं कि द्विध्रुव आखिर होता क्या है। द्विध्रुव ध्रुव तो हम लोग जानते हैं पोल्स होते हैं। पोल्स अपोजिट पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल चुंबक में होते हैं। इसी प्रकार जब हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई वस्तु है, कोई वस्तु क्या है, इस प्रकार वस्तु थी। जब हम लोगों ने प्रेरणा से किसी वस्तु को आवेशित करना सीखा था, देखा था एक तरफ पॉजिटिव आवेश अगर आ गया और एक तरफ नेगेटिव आवेश आ गया तो हम लोगों ने कहा था ये वस्तु कैसी हो गई, ध्रुवित हो गई। कैसी हो गई, ध्रुवित हो गई। तो यहाँ से एक चीज़ तो दिमाग में इमेज बन रही है कि ध्रुव का मतलब है एक तरफ पॉजिटिव आवेश, दूसरी तरफ नेगेटिव आवेश। सेम यही ध्रुव हमारा होता है। जब समान आवेश होते हैं, समान परिमाण के आवेश होते हैं और विपरीत प्रकृति होती है, यानी एक अगर 2 कूलम का आवेश ले लिए, दूसरा -2 कूलम का आवेश ले लिए और दोनों को रख दिए एक सिस्टमेटिक दूरी बना करके, तो वो हमारा द्विध्रुव बन जाएगा। जैसे मानो एक हमारा Q है, प्लस Q है, दूसरा हमारा -Q है। इनके दोनों के बीच की कुछ दूरी होगी, मान लो 2L दूरी है। कितनी है, 2L दूरी। तो ये जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा द्विध्रुव। क्या बन जाएगा, द्विध्रुव बन जाएगा। अब द्विध्रुव में क्या होता है, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश 2L दूरी पर रखे होते हैं। 2L दूरी पर रखे होते हैं। यह निकाय, यह जो निकाय है, यह निकाय द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। अगर एक निकाय बोलें तो एक सिस्टमैटिक वस्तु की तरह काम करेगा हमारा द्विध्रुव। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई भौतिक राशि नहीं है। द्विध्रुव आघूर्ण भौतिक राशि है। तो इसके बाद हम लोग द्विध्रुव तो जान लिए, एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्विध्रुव। अब देख लेते हैं द्विध्रुव आघूर्ण आखिर होता क्या है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको हम लोग अपनी अंग्रेजों की भाषा में, अंग्रेज भी अपने ही हैं, दुनिया का प्रत्येक शख्स क्या है, अपना है, तो डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। अब देखो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसके बारे में बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसको हम लोग P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, P से, और इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो ये हो जाएगी सदिश राशि। यानी जो डाइपोल मूवमेंट होता है वह सदिश राशि होता है। कैसा होता है, सदिश राशि। और जानो थोड़ा सा, सदिश राशि होता है। दूसरी चीज इसकी जो दिशा होती है, क्योंकि सदिश राशि है तो दिशा तो होगी। सदिश राशि की जो दिशा होती है इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की, वो होती है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक की ओर, धनात्मक आवेश की ओर, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अगर ये -Q है और ये +Q है तो ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ इसकी दिशा होगी। कोई दिक्कत नहीं। अब P को देख लेते हैं। अगर P का मान अगर हम लोगों को निकालना है तो वो हो जाता है 2 × QL, यानी 2L क्या है, हमारी दूरी है,
दो आवेशों के बीच की, और परिमाण क्या है, क्यू है। तो अगर हम लोग डाइपोल मूवमेंट की परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे उसको समझो। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, डिफिनीशन हो जाएगा कि आवेश के परिमाण, आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, उनके बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी का गुणनफल क्या होता है, हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब देखो दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है, और परिमाण क्या है, q है। तो 2ql या 2lq बात तो बराबर है, 2ql थोड़ा सा व्यावहारिक लग रहा है बोलने में, तो p वेक्टर बराबर हो जाता है 2ql। ये मान है हमारा किसका, p का, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी डाइपोल मूवमेंट का। तो इस चीज को आप लोग पूरी डिटेल को लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो ठीक है। अब देखते हैं अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण ही होगा या द्विध्रुव के कारण भी बोल सकते हो, कि अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में, किसमें, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सबसे पहले तो यह समझो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये बात हम लोग जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है F/Q। और अगर सीधा सा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें अगर हम लोग, तो F का मान क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिससे एक अपॉन में जब Q जाएगा तो एक Q कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर किसी एकांक आवेश से, ये बेसिक डेटा बता रहे हैं क्योंकि आगे यूज होने वाला है, बता के इसको रफ कर देंगे, इसको लिखना नहीं है। लेकिन देखो क्या होता है, E वेक्टर बराबर होता है K Q अपॉन R स्क्वायर, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। अब वेक्टर है सर, तो R कैप भी यहां पे लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अब देखते हैं अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले तो एक द्विध्रुव बना लो, क्या बना लो, द्विध्रुव, इधर -Q हो गया और इधर +Q हो गया, दोनों के जस्ट बीचों बीच सेंटर होगा। जब सेंटर जस्ट बीचों बीच है तो 2l दूरी का इधर l हो गया और इधर भी l हो गया, ठीक है। अक्षीय स्थिति है तो 10 जस्ट सीधा हो जाएगा, अक्ष यहां पे हो जाएगा। अक्ष हम लोग जानते हैं ना, एकदम अक्ष, दो अक्ष होते हैं, एक ये वाला अक्ष, एक ये वाला अक्ष। अगर इस अक्ष की बात करें तो ये बिंदु यहाँ पे इस लाइन में कहीं भी दो बिंदु ले लोगे, वो अक्षीय स्थिति में दोनों बिंदु एक दूसरे के अकॉर्डिंग माने जाएंगे। लेकिन एक बिंदु यहाँ ले लोगे, दूसरा यहाँ ले लोगे, तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग वो निरक्षीय स्थिति में आ जाएंगे, यानी अक्ष से हट जाएंगे, अक्ष से हट जाएंगे। तो अक्षीय स्थिति में है तो यहाँ पे हमारा कोई बिंदु मान लो C है, क्योंकि ए है और ए बी है। अब जस्ट देखना, सेंटर से अगर देखोगे ए वाली दूरी, तो मान लो कि सेंटर से वो है टोटल R दूरी पे, कितनी दूरी पे, R दूरी पे। द्विध्रुव आघूर्ण के सेंटर से R दूरी पे अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु C है, उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब अगर B के कारण यानी +Q के कारण अगर दूरी देखोगे तो टोटल R है और उसमें से L माइनस कर दोगे, यानी R - L दूरी हो गई। दूरी का ही पूरा खेल है, दूरी समझना है पूरा। और अगर हम लोग -Q के द्वारा देखेंगे तो देखो टोटल क्या है, R है लेकिन +L हो गई, यानी R + L हो गई। दूरी समझ में आई। पॉइंट A पे यानी -Q के द्वारा जो C तक की जो दूरी है वो R + L है, लेकिन B पे यानी +Q की जो दूरी है वो R - L है।
तो सबसे पहले निकाल लेते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, किसको भी निकाल लो, ई ऑफ ए निकाल लेते हैं हम लोग, ई ऑफ ए। देखो ई ऑफ ए क्या होगा, माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो सीधा सीधा एकांक आवेश है माइनस क्यू, और उसकी दूरी कितनी है, आर प्लस एल, कितनी है, आर प्लस एल, तो निकाल लेते हैं, सीधा सीधा हो जाएगा, फॉर्मूले काटूँ, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आर प्लस एल का, क्योंकि टोटल दूरी आर प्लस एल है, अपॉन दूरी का स्क्वायर होता है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेकंड देख लो, ई ऑफ बी देखें यानी प्लस क्यू के कारण देखें तो क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि प्लस क्यू के द्वारा जो दूरी है वो आर माइनस एल है, और जो टोटल दूरी है वो टोटल दूरी का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमको निकालना है टोटल ई, क्योंकि पूरे द्विध्रुव, ये तो एकांक आवेशों से निकल गए, क्योंकि द्विध्रुव में दो आवेश हैं, एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन हमें तो टोटल निकाय का विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हमें कोई ऐसा निकालना पड़ेगा जिससे टोटल सिस्टमैटिक आ जाए। अब देखो डायरेक्शंस देखते हैं, अगर मान लो, व्यवहारिक मान लो कि अगर सिर्फ प्लस क्यू होता और यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट रखा होता तो वो प्लस क्यू इसको दूर ढकेल रहा होता, अगर यही माइनस क्यू होता परीक्षण आवेश को खींच रहा होता। तो सीधे सीधे बात है कि दोनों आवेशों के द्वारा जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत है, एक में से दूसरे को घटा दो, एक में से दूसरे को घटा दो तो निकल के आ जाएगा मान। तो यही अगर हम लोग निकालेंगे तो टोटल ई निकालेंगे तो आ जाएगा ई ऑफ ए माइनस ई ऑफ बी, और ई ऑफ ए कितना है, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, और माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर है। अब बेसिक कैलकुलेशन बचा है तो यहां तक लिख लो, यहां के आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया, माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो गया। ये हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का इनटू में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसका जब डिवाइड इस टोटल से होगा तो ये वाला फंक्शन हट जाएगा, ये वाला फंक्शन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस जब इस वाले फंक्शन को इससे डिवाइड करोगे तो ये वाला फंक्शन गया, इस वाले फंक्शन का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले से, यानी के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन दोनों में एक लिखा है ए प्लस बी, दूसरा लिखा है ए माइनस बी, जब दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। एक स्टेप हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। इसी में जब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो के क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2r l, माइनस लगाओ टोटल में, के क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r l। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन तो थोड़ा हार्ड रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन जितना रहे, कैलकुलेशन से डरना नहीं चाहिए। और एक और दिक्कत है, बायो वाले बच्चे कमेंट कर रहे थे कि दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए हम लोग स्पेशल बेसिक मैथ्स लेके आएंगे, जो कि तुम्हारे 5 से 6 लेक्चर में एक एक घंटे के एक एक चैप्टर को हम लोग बेसिक मैथ बता देंगे, जो मैथ वाले बच्चों को नहीं पढ़नी है, ओनली बायो वाले बच्चों को पढ़नी है। ठीक है, तो जो फिजिक्स यहाँ पे यूज होगी बेसिक मैथ हम लोग बता देंगे। के क्यू आर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा यहीं पे थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। जब के क्यू का आर स्क्वायर से गुणा होगा तो प्लस में आएगा, लेकिन जब माइनस के क्यू का आर स्क्वायर से तो माइनस में आएगा। यहाँ से आर स्क्वायर को ही कैंसिल कर दो, ये प्लस में रहेगा और ये वाला माइनस में, इसको कैंसिल कर दो।
अब ये वाला ओनली स्टेप बचेगा, ये वाला माइनस और प्लस माइनस हुआ और ये वाला माइनस और प्लस माइनस हुआ, तो क्या आ गया माइनस के क्यू टू आर एल माइनस के क्यू टू आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये तो हमारा है ही। जब यहां पे 2 और 2 मिलके कितना बनेगा 4 बनेगा, कितना बनेगा 4, तो माइनस 4 के क्यू टू आर एल अपॉन ये होल स्क्वायर है इसका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना, जो P का मान था वो क्या था, P बराबर क्या था 2QL। यहां पे देखो 2QL को लेते हैं P बना लेते हैं, तो क्या बन गया 2RL। नहीं 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 नहीं, यहां 2 नहीं है, यहां पे 2 नहीं है, क्योंकि 2 और 2 तो 4 हुआ है ना, 4K क्यू आर एल आया है, तो यहां इस 4 वाले का 2 हटाएंगे तो बचेगा 2 माइनस 2 और 2QL P मान लिए, क्या मान लिए P मान लिए। अब तुम्हारा क्या बचा है ओनली R बचा है और बटे कर दोगे और K भी बचा है, क्या बचा है K भी बचा है। अब एक बात यहां पे कॉमन सेंस वाली होती है कि जो तुम्हारा L है वो R के अपेक्षा बहुत बड़ा है, या उल्टा कहें कि जो L है वो R की अपेक्षा बहुत छोटा है। इतना छोटा क्यों छोटा है इसकी भी बात समझो। कभी एक कॉमन सेंस वाली बात समझना कि एक पॉजिटिव आवेश है और दूसरा नेगेटिव आवेश है, दोनों एक दूसरे से दूरी पे क्यों बैठे हैं, इनको तो अभी तक चिपक के अट्रैक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग दूर हैं। तो ये प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है कि एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू वाला कुछ दूरी पे बिना किसी बल के बैठे रहें, प्रैक्टिकल तो संभव नहीं है। हो सकता है कोई एक ऐसा सिस्टम बना दो, ये कोई ऐसी कोई सरिया लगा के यहाँ पे प्लस क्यू रख दो, यहाँ पे माइनस क्यू रख दो, क्योंकि ये इसकी जो बल है ये वाला दोनों को पकड़े रहेगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल देखोगे कि अगर प्लस और माइनस जैसे ही संपर्क में आए एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो प्रैक्टिकल तो संभव है नहीं। सर बहुत दूरी पर रख देंगे तो उनका कोई मतलब ही नहीं बचेगा द्विध्रुव का, क्योंकि वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, उनकी जो क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो दोनों को मैच ही नहीं कर पाएगी। ये संभव होता है बेटा फॉर्मूलाज में, किसमें केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज में। और केमिस्ट्री के जब फॉर्मूले की बात आए तो स्पेशल वहां पे अणु परमाणु बोलने में दिक्कत नहीं होगी। अब जब प्लस और नेगेटिव दोनों आवेश की जगह आ रहे हैं तो हम लोग कहेंगे अणु, जैसे HCl, जैसे कहेंगे HCl। HCl में ये संभव होता है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो क्लोरीन क्या करता है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। तो जो H के ऊपर एक तरह से देखा जाए तो पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये बनता है द्विध्रुव, ये बनता है द्विध्रुव। तो इस प्रकार के द्विध्रुव हैं। एक अणु कितना छोटा है, कुछ नैनोमीटर की दूरी उनके बीच में आ जाती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिए, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लिए। तो बात यह है कि द्विध्रुव की जो दूरी है वो इतनी कम है, और जब उस कम दूरी को तुम स्क्वायर गुना कर दोगे तो वो और ज्यादा कम हो जाएगी। और अब यहाँ पे स्क्वायर खुलेगा तो ब्रैकेट के ऊपर पावर 4 तक चली जाएगी, इसलिए ये और ज्यादा कम हो जाएगा। तो हम लोग एल स्क्वायर को हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जब एल स्क्वायर को हम लोग हटा दिए तो यहाँ पे आर स्क्वायर के स्क्वायर करोगे तो आर की पावर 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर की पावर 4। ये क्यों संभव हुआ, यहाँ पे देख लो, एल इज लेस देन आर, मोर लेस देन, बहुत ज्यादा कम है आर की अपेक्षा एल, इसीलिए उसको हम लोगों ने नगण्य मान लिया है। क्या मान लिया है, नगण्य। एक शब्द होता है हिंदी में नगण्य जिसे बोलते हैं। तो आर जब कट गया तो क्यू आ गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया, 2k p वेक्टर अपॉन आर क्यूब। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का जो फॉर्मूला आ गया है इसको लिखो, इसी को थोड़ा सजाते हैं। ई वेक्टर बराबर आ गया है 2k p वेक्टर अपॉन आर क्यूब। के को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2
P/R/Q ई वेक्टर आ गया। और अगर वेक्टर है तो यहाँ पे पी कैप भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद करना है कि अक्षीय स्थिति में अगर कोई दूरी द्विध्रुव के सेंटर से r दूरी पे है तो वो कितनी क्षेत्र की तीव्रता होगी उस बिंदु पे 1/4πε/2p/r/q हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग निरक्षीय स्थिति में निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको लिख लिए, चलो ठीक है। निरक्षीय स्थिति में देखते हैं। निरक्षीय स्थिति में देखो, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, जब निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो पैटर्न हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं पहले। एक है -q, एक है +q, एक है -q, एक है +q, दोनों रखें एक दूसरे से 2l दूरी पे, तो ये l है और ये भी क्या है, l है। लगभग मान लो सेंटर से r दूर यहां पे है, ये वाला पॉइंट कितना है, r। अब बात समझना, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको q -q से निकालेंगे, फिर क्या करना है, +q से निकाल लेंगे, फिर हम लोग उसका वेक्टर फॉर्म निकाल लेंगे। अब जस्ट विपरीत तो है नहीं, तो वेक्टर लगा लेंगे, किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है वो चीज हम लोग समझ लेंगे। तो इसके पहले तो पैटर्न तैयार कर लेते हैं। इससे जो दूरी रहेगी -q से, वो इस बिंदु पे, मान लो ये बिंदु कोई C है, ये A है और ये B है, तो A से C तक की जो दूरी रहेगी वो निकालो और B से C तक की जो दूरी रहेगी वो निकालो। देखो पैटर्न से पता चल रहा है कि A से C तक की जो दूरी है वही C से B तक की है, और उससे भी नहीं तो अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल देख लो, ये पाइथागोरस थ्योरम बन गई। एक समकोण त्रिभुज ये बन गया। अगर इस बिंदु को D मान लें, क्या मान लें, D, तो CDB और ADC दोनों क्या है, एक दूसरे के समकोण त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के वाली दूरी निकालोगे, कितनी आ जाएगी, L² + R², और ये वाली दूरी भी आ जाएगी L² + R²। कोई दिक्कत, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है, और कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है, बेसिक मैथ से बायो के बच्चों को भी आती होगी। तो E ऑफ A निकालते हैं सबसे पहले। तो E ऑफ A अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, E ऑफ A क्या आ जाएगा, KQ/R की जगह पे तुम क्या लिखोगे, √L² + R² का होल स्क्वायर, √L² + R² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। जब रूट के ऊपर का होल स्क्वायर हो गया तो ये हट के क्या आ गया, KQ/L² + R², क्योंकि रूट हट गया, स्क्वायर हो गया। तो E ऑफ A जो आया है, वो आया है KQ/L² + R²। ठीक है। अब हम लोग E ऑफ B निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, E ऑफ B, तो कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि E ऑफ B भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो E ऑफ B भी क्या आ जाएगा, KQ/L² + R²। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूरी तो सेम है, आवेश Q ही है। अब एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि परिमाण क्या है, सेम है। परिमाण क्या है, सेम है। अब एक बात समझो, जो C पे जो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, वो जो डायरेक्शन है वो ये है, वो क्या है, ये डायरेक्शन है। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये है। -Q क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इधर खींच रहा है, Q क्या कर रहा है, इधर कर रहा है।
एक बात थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा वेक्टर पे चलते हैं। किसी को अगर वेक्टर में दिक्कत आ गई तो वो घबराएगा नहीं। जो बायोस के लेक्चर अभी हम लोग बायो में बेसिक मैथ के लिए जो लेक्चर बनाएंगे कुछ दिन में, उनको देख लोगे। एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना देंगे जिस प्लेलिस्ट का नाम क्या रहेगा, बेसिक मैथ्स फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट, बायोलॉजी स्टूडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। इस प्लेलिस्ट के वीडियोस को सारे देख लोगे तो तुम्हारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पे सुनो, ये तो आ गया। अब वेक्टर क्या होगा, हर एक चीज में दो घटक होते हैं। क्या होते हैं? दो घटक। जैसे मान लो ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है। तो अगर इस वाले का तुम अगर वेक्टर करोगे तो इसके दो वेक्टर होंगे, एक ऊपर और एक इधर। लेकिन अगर इस डायरेक्शन वाले के करोगे तो एक नीचे और एक इधर। ठीक है ना, जस्ट इधर बगल से खींचे दे रहे। यानी ये अगर थीटा है और ये क्या है? थीटा है। अब एक बात समझना, दो घटक होते हैं किसी भी चीज में। मान लो ये 90 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री है। ऐसे इसके बीच में किसी भी एंगल पे तुमने कोई खींच दिया, कोई क्या कर दिया? खींच दिया। इस वेक्टर के दो घटक हैं, एक ए है और एक ए है। तो घटक में अगर ए क्या है? ए है। क्या है? ए वेक्टर है। तो इसके जो घटक रहेंगे वो बनेंगे, एक बनेगा ए कॉस थीटा, एक बनेगा ए साइन थीटा। पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाती है, कौन सा ए कॉस थीटा है, कौन सा ए साइन थीटा है। तो जिधर थीटा सटा हुआ है, जिधर थीटा सटा हुआ है वो रहता है हमारा कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं सटा है वो हो जाता है साइन थीटा। सोचो, अगर यहां पे थीटा एंगल से इस वाले से थीटा एंगल पे ये इस तरफ है तो ये वाला हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा ए साइन थीटा। लेकिन अगर इस वाले से थीटा होता, इस वाले से थीटा होता तो ये हो जाता ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और ये हो जाता ये साइन थीटा, ये हो जाता ये साइन थीटा। सोचो, जब ये वाला थीटा है और ये वाला थीटा है तो यहां पे ये वाला वेक्टर इसके लिए, इस वाले डायरेक्शन के लिए ये वाला क्या हो जाएगा? इधर थीटा नहीं सटा है, इधर है, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? ये क्या? ई है ना, ये तो इसका ए लिख लिए, ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा ई साइन थीटा, क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। इधर हो जाएगा ई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। और ये भी हो जाएगा। इस वाले वेक्टर के लिए देखोगे, देखो इससे थीटा सटा है, इस वाले से थीटा सटा है, तो ये ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा, क्या हो जाएगा नीचे? ई साइन थीटा। एक बात समझना, ई साइन थीटा जितना बल का ऊपर है उतना ही नीचे है, तो क्या साइन थीटा कैंसिल हुआ? बिल्कुल हुआ। अब सिर्फ एक चीज बची है, ई कॉस थीटा बचा है। क्या बचा है? ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा एक ही डायरेक्शंस में है क्या? तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, प्लस ई कॉस थीटा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो दोनों क्या हो गए? जुड़ गए। ई बराबर क्या आ गया? 2e कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा। और एक बात समझना, ई बराबर 2e की जगह पे क्या रखोगे? दोनों ई ऑफ v और ई ऑफ ए, ई ऑफ v और ई ऑफ ए दोनों क्या है? सेम है, वही ई है, वही क्या है? ई है। तो ई की जगह पे कुछ भी रख दो, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला पहले लिखो, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले इतनी चीज समझो, एक बार हम दोबारा समझाते हैं। हमने किया क्या है? हमने कुछ नहीं किया है। इस सी बिंदु पे सबसे पहले माइनस क्यू के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, तो निकली के क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल दूरी करने वाली क्या निकल रही थी? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हुआ तो यह स्क्वायर हट गया, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया। सेम इसके द्वारा भी दूरी सेम थी, तो सेम इसकी भी आ गई, ई ऑफ भी आ गई। लेकिन हम लोगों ने क्या किए? घटक किए। क्या किए? घटक किए। इसके लिए जो घटक था, ऊपर ई साइन थीटा गया, इधर ई कॉस थीटा गया।
इस वाले के लिए जो घटक था, इधर ई कॉस थीटा गया, इधर ई साइन थीटा गया। ई साइन थीटा और ई साइन थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। सेम बल से अगर दो न्यूटन से इधर खींच रहे हो, दो न्यूटन से वो कहीं नहीं जाएगा, निरस्त हो गया, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, जीरो हो गया, तो ये तो निरस्त हो गए। इधर दोनों के दोनों ई कॉस थीटा क्या थे, सेम डायरेक्शन में दोनों थे, तो जुड़ के आ गए 2 ई कॉस थीटा। हमने ई का मान रखा है ये वाला या ये वाला, दोनों सेम ही हैं, एक ई का कोई मान रख दो, ये वाला फॉर्मूला आ गया। यहाँ तक समझ गए, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात समझो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे का से, लाल बटे का से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। जहां पे आधार क्या है, एल है, क्या है, एल है, आधार क्या है, एल, और कर्ण क्या है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आधार बटे कर्ण यानी एल अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह पे ये चीज रख दोगे, कॉस थीटा की जगह पे ये चीज रख दिए। चलो देखते हैं, रखते हैं। ई बराबर 2kq अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, एल आधार बटे कर्ण क्या है, रूट ऑफ, अच्छा रूट को क्या लिख दोगे, रूट को क्या लिख दोगे, रूट को अगर लिखोगे तो 1/2 लिख दोगे, यानी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2 रूट को लिख दिए। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या है, 1 है, इधर क्या है 1, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, टोटल आ जाएगा 3/2, टोटल आ जाएगा 3/2, यानी ई बराबर 2। अब देखना यहाँ पे 2ql क्या हो जाएगा, 2ql क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो यहां से k को बाहर किए तो kp वेक्टर अपॉन आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 आ जाएगी, पावर आ जाएगी कि नहीं। अब यहां से हम लोग फिर से एल स्क्वायर को गायब कर देंगे, एल स्क्वायर को गायब कर देंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि एल इज लेस देन आर। तो क्या आ गया, के पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब यहां पे देखो 2 से 2 कैंसिल और आ जाएगा के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। इसको सजा भी सकते हो, के की जगह पे 1/4πε0 भी रख सकते हो। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, बात समझ में आई, चलो ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, निरक्षीय स्थिति में हमारा ई बराबर 1/4πε0 यानी के की जगह पर रख के 1/4πε0 और पी अपॉन आर क्यू, ये आ गया हमारा निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ, पढ़ाई लिखाई करते रहिए और चलो ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई करते रहो, बने रहो, देखते रहो शानदार तरीके से। कोई भी डाउट अगर कहीं पे भी आ रहा है, हमें पता है आप लोगों को डाउट मैथ में थोड़ा बहुत हो सकता है, घटक में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, वैसे बहुत आसान था, मैथ वाले बच्चों को बहुत आसान लगा होगा, बायो के बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी। और हम थोड़ा सा मैथ का यूज ज़्यादा करते हैं, अभी तो थोड़ा कम, अभी आने दो, अभी इसके बाद कुछ ही 1-2 लेक्चर बाद हमारा गॉस थ्योरम्स आएगी, उसके अनुप्रयोग आएंगे, तो वहाँ पे हम लोग बेसिक कैलकुलस बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है बायो के बच्चों को। तो मैथ्स के जो हम बेसिक लेक्चर पहले बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। तो चलते हैं और पढ़ाई लिखाई करते रहो, बने रहो, अपनी संख्या को थोड़ा सा बूस्ट करते रहो, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन बना रहे। हमारी टीम जुड़ी हुई है, अगर आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ रहे हैं तो 9th और 10th के भी बैचेज चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। राहुल सर साइंस पढ़ा रहे हैं, एक सुभाष सर हैं वो आप लोगों के मैथ पढ़ा रहे हैं। छोटे भाई बहन हो आसपास 9th-10th में, तो उनको भी आप लोग बता देंगे और पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।